नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। भारत जापान के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी को और गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जापान के यामानाशी प्रांत के उपराज्यपाल जुनिशी इशिडोरा के नेतृत्व में आए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान यूपी और यामानाशी प्रांत के बीच औद्योगिक सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को नई ऊंचाई देने पर चर्चा हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत जापान संबंध सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि साझा मूल्यों, विश्वास और सतत विकास की भावना पर आधारित है। यूपी इस रणनीतिक साझेदारी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। बैठक में वर्ष 2024 में यूपी सरकार और यामानाशी प्रांत के बीच हुए समझौता ज्ञापन के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। यह एमओयू ग्रीन हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा, क्षमता निर्माण और सतत औद्योगिक विकास के क्षेत्र में सहयोग का मजबूत आधार तैयार करता है। सीएम ने बताया कि प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाया गया है और इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी यूपी नेडा को सौंपी गई है। और बैठक में बौद्ध विरासत और पर्यटन सर्किट से सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने में भी सहमति बनी। एक बार फिर गांधी परिवार मुश्किलों में गिर गया है। इस बार आरोप है कि सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी और कूट रचित कागजात तैयार करने का। पांजा फाउंडेशन में एमपी एमएलए कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है और अर्जी में सांसद राहुल गांधी, पूर्व सांसद सोनिया गांधी, सांसद प्रियंका गांधी, सांसद केएल शर्मा समेत कुल 45 लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष विजय शरण सिंह गांधी और उपाध्यक्ष लाखन सिंह ने मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आरोप है कि गांधी परिवार और अन्य अधिकारियों ने सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी कर एक स्कूल को सीबीएसई के बोर्ड से मान्यता दिलाई और शिकायतकर्ता ने तहसीलदार अनिल पाठक के पत्र का हवाला दिया। विजेंद्र शरण गांधी ने बताया कि इस मामले की शिकायत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक भेजी जा चुकी है, लेकिन जांच अधिकारियों ने इसे पुलिस विभाग का विषय न मानकर बंद कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर विवेक कुमार ने कोतवाली पुलिस से मामले की रिपोर्ट तलब की है। अब पुलिस की रिपोर्ट और जांच के आधार पर कोर्ट यह तय करेगी कि गांधी परिवार और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए या नहीं। यह मामला सरकारी कागजातों में हेराफेरी और शिक्षा संस्थानों की मान्यता से जुड़ा विवाद बन गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में 23 जनवरी को हुई राज चौहान की हत्या के मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए एनकाउंटर किया। इस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी अरबाज खान उर्फ मंसूरी की गोली लगने से मौत हो गई। मुठभेड़ के दौरान अरबाज के 2 साथी आशु और मोहित घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को घायल हालत में गिरफ्तार किया और इस कार्रवाई में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार के निर्देश पर डीसीपी सिटी अली अब्बास ने इस हत्याकांड की जांच के लिए 9 विशेष टीमें बनाई थी और लगातार सटीक सूचना और दबिश के बाद पुलिस ने आरोपियों को घेर लिया। आरोपियों पर पहले ही 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। 23 जनवरी को राज चौहान को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और हर घटना के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल था। पुलिस ने पूरे इलाके में सक्रिय निगरानी रखी और आरोपी पकड़े जाने तक लगातार दबिश दी। आगरा पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मुठभेड़ से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। देखिए, दिनांक 23 तारीख को थाना क्षेत्र ट्रांसयमुना में एक सेंसेशनल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम राज चौहान था, उसकी कुछ लोगों ने कमरे में घुस के हत्या कर दी थी। तत्काल मेरे द्वारा इसमें 5 टीमें पहले और 4 टीमें बाद में उनका गठन किया गया था, जो निरंतरता से सभी पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, सभी लोगों को चिन्हांकित कर रही थी। इसी चिन्हांकन में कई लोग चिन्हांकित किए गए थे, जिसमें से एक मुख्य आरोपी जिसका नाम अरबाज खान था, उसको चिन्हांकन किया गया। उसको जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जब उससे वेपन की रिकवरी के लिए एक जगह पर लाए तो वहां पर उसने हमारे दरोगा से पिस्टल छीनी और पिस्टल छीनने के बाद फायर किया उन पे, जिसमें 2 पुलिसकर्मी इंजर्ड हुए हैं। हम लोगों ने भी सिखलाए हुए तरीके में आत्मरक्षार्थ उस पर फायर किया, जिसमें वो इंजर्ड हुआ है। उसको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। यहाँ पे फॉरेंसिक टीम मौके पर है और जल्द ही इसमें सारी बाकी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी, सारी विधिक कार्रवाई पूरी की जाएगी। अयोध्या के मदरसा क्षेत्र से जुड़े चर्चित नाबालिग दुष्कर्म मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश निरुपमा विक्रम की अदालत ने समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता मोहित खान को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है। ये फैसला करीब 6 महीने से ज्यादा समय से चल रहे हाई प्रोफाइल मुकदमे का अहम पड़ाव माना जा रहा है। अदालत ने 14 जनवरी को अंतिम सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोपहर को मोहित खान को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने उन्हें सभी धाराओं से दोष मुक्त घोषित कर दिया। यह केस
29 जुलाई 2024 को थाना पुरकलंदर में दर्ज हुआ था और शिकायत में 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए गए थे। पीड़िता की मां ने बेकरी संचालक मोहित खान और उनके नौकर राजू खान के खिलाफ शिकायत दी थी। दोनों को गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के समर्थन में 13 गवाह पेश किए, लेकिन न्याय अदालत ने सभी साक्ष्यों, गवाहियों और जांच रिपोर्ट का विस्तार से परीक्षण करने के बाद मोहित खान को दोषमुक्त करार दिया। मोहित खान के नौकर राजू खान के खिलाफ मुकदमा जारी है। वाराणसी में पुलिस महकमे की छवि को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। एंटी करप्शन टीम ने पुलिस की वर्दी में छिपे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हुए काशी विद्यापीठ पुलिस चौकी प्रभारी और एक सिपाही को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई दहेज उत्पीड़न के एक मामले में केस खत्म करने के नाम पर घूस मांगने की शिकायत के बाद की गई। जानकारी के मुताबिक चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र निवासी प्रहलाद गुप्ता के खिलाफ उनकी पत्नी ममता गुप्ता ने अगस्त 2025 में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था और इसी मामले में काशी विद्यापीठ चौकी प्रभारी शिवाकर मिश्रा ने प्रहलाद से केस निपटाने के बदले 50,000 रुपए की मांग की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पैसे न देने पर धाराएं बढ़ाने और जेल भेजने की धमकी दी जा रही थी। परेशान होकर प्रहलाद गुप्ता ने पूरे मामले की शिकायत एंटी करप्शन विभाग से की। शिकायत की जांच के बाद टीम ने जाल बिछा। तय योजना के तहत प्रहलाद ने 20,000 रुपए दिए। आरोप है कि चौकी प्रभारी शिवाकर मिश्रा ने सिपाही गौरव द्विवेदी को पैसे लेने के लिए कहा और जैसे ही सिपाही ने रिश्वत की रकम अपनी जेब में रखी और टीम ने दोनों को मौके पर दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद चौकी प्रभारी की पत्नी शिवानी मिश्रा ने पूरे मामले को साजिश बताया है। उनका दावा है कि केस रफा दफा करने के लिए उनके पति को फंसा दिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वाराणसी डीएम से निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये मामला उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। पीलीभीत के वरखेड़ा कस्बा में दर्दनाक हादसा हुआ। अब लोग तिराहे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दंपति और उनके 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक कार से सड़क पर पड़ी हुई महिला को कुचलकर भाग गया और घायलों को बरखेड़ा पीसीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन घायलों की हालत गंभीर होने पर उनके परिजनों ने सभी को बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक बरखेड़ा निवासी जमीर अपनी पत्नी और 2 बेटियों को लेकर बाइक से ब्लॉक तिराहा पार कर रहे थे और तभी पीलीभीत की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर बैठी महिला करीब 5 फीट उछलकर सड़क पर गिरी और उसकी गोद में मासूम बच्ची थी। हादसे में बाइक सवार दंपति और उनके बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद आसपास के लोग कार चालक को पकड़ने दौड़े और चालक ने खुद को बचाने के लिए जमीन पर पड़ी महनाज के ऊपर से कार निकाल दी और भाग गया। महनाज के दोनों पैर कार के पहिए से कुचल दिए गए। कार चालक कार लेकर बिसरपुर की ओर भाग गया। घायलों को आनंद फानन सीएचसी बरखेड़ा लाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। यूपी में बिजली के निजीकरण के खिलाफ होने वाली हड़ताल देशव्यापी होगी, जिसमें बिजली कर्मचारियों के साथ किसान और मजदूर भी शामिल होंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा की संयुक्त बैठक में यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि यदि केंद्र सरकार संसद के आगामी बजट सत्र में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 को पेश करने अथवा पारित करने का प्रयास करती है तो इसके विरोध में देश भर में 25 करोड़ से अधिक किसान, मजदूर, बिजली कर्मचारी और अभियंता सड़कों पर उतरेंगे। साथ ही एक व्यापक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। और ऑनलाइन बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बिजली के निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी बिल 2025 को संसद से एक तरफा तरीके से पारित कराने की किसी भी कोशिश के खिलाफ किसान और मजदूर संगठन लाइटिंग एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। और संघर्ष समिति का यह स्पष्ट निर्णय है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का टेंडर जारी होते ही सामूहिक जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। बांदा जिले में पैलानी तहसील के पिपरहरी गांव निवासी सुमत प्रजापति का 3 साल का बेटा शिवांश सुबह घर से खेलने के लिए निकला था, लेकिन वह देर शाम तक घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता बढ़ गई। शिवांश की तलाश शुरू की गई और पूरे गांव में मुनादी करवाकर पुलिस को भी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस चौकी की टीम और ग्रामीणों ने मिलकर शिवांश की तलाश शुरू की। काफी मुशक्कत के बाद शिवांश का शव उसके घर के सामने ही स्थित तालाब में उतराता मिला। यह तालाब हरिजन बस्ती के ठीक सामने है, जहां शिवांश खेलने के लिए गया था। मृतक शिवांश के पिता सुमित और मां गुड़िया का रो रो कर बुरा हाल है। शिवांश अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा था और वहीं पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है।
फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।